हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु। मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करने वाले हैं हम आज की क्लास, जिसमें मिलने वाला है आपको ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही में बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करेंगे, कुछ मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ, एक जेस्ट दे देती हूँ कि आपको क्या क्या आज की क्लास में मिलने वाला है। आज अभी हाल ही में आपके बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं शेन वॉर्न जी, जिनका निधन हो चुका है, तो वो आपके क्लास में अपडेट्स रहेंगी। इसके साथ में रूस यूक्रेन के का जो युद्ध है वो कितना आगे बढ़ा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनमें आपको क्या चीज़ें याद करनी है, साथ में क्वाड कंट्रीज या क्वाड मीटिंग में क्या निर्णय निकला है, भारत ने कैसे जो है इसको काउंटर किया है, ये सभी चीज़ें आज की क्लास में आपकी इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और क्लास आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। ये सभी एग्जाम्स हैं जिन सभी की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाती है, तो जुड़ते रहें, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले आपकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एक दुखद खबर से आज मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि शेन वॉर्न जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो शेन वॉर्न जिनका जन्म हुआ था 13 सितंबर 1969 को और उनका निधन हुआ 4 मार्च 2022 को, और इन्होंने लगभग 145 टेस्ट मैच खेले हैं और 194 वनडे मैच खेले हैं। और ये आपके एक स्पिनर थे, बहुत ही तेज जो है वो विकेट लेते थे, और इन्होंने अब तक अपने पूरे करियर में 708 टेस्ट मैचेस के विकेट लिए हैं और 293 आपके 253 वनडे मैचेस के विकेट लिए हैं। बहुत ही मशहूर इंसान, मशहूर क्रिकेटर थे ये, ठीक है। दूसरे नंबर के सबसे तेज गेंदबाज थे, और अगर हम पहले नंबर की बात करें तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं जो कि आपके पहले नंबर के गेंदबाज हैं। और दूसरे नंबर पे कौन आते थे? शेन वॉर्न, ठीक है। तो शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस टीम के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे और साथ ही में स्पिनर भी थे। इनका निधन हुआ 52 साल की उम्र में। अगर करियर की बात करें कि इन्होंने कितने जो है साल का इनका करियर रहा है, तो 15 साल का करियर इन्होंने जो है बिताया, और इसके साथ में 708 विकेट लेकर के ये सेकंड रैंक पे जो है रहे, जो कि विकेट लेने में सेकंड रैंक इनकी रहती है। फर्स्ट रैंक किसकी है? मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे इनके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अभी हाल ही में आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमल, ऊंट को, और ये किसका राज्य पशु है? ये है राज्य पशु आपका राजस्थान का, ठीक है। किसका है? राजस्थान का है। तो ये खबर भी आपकी किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में बजट पेश किया है 2022-23 का, और इसके अंतर्गत इन्होंने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में ऊंटों की संख्या, या अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे ऊंटों की संख्या में बहुत ही गिरावट आई है, कमी आई है, और उनके संरक्षण की बहुत ज़रूरत समझ में आती है। तो इसके चलते ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है कौन सी सरकार ने? राजस्थान सरकार ने, जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। इसी के साथ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां का राजकीय पशु क्या है? ऊंट है। तो याद रखना है राजस्थान। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये है आपका डेजर्ट एनिमल है, ठीक है। हम ऊंट, आप राजस्थान के अगर रेगिस्तान में जाएं तो वहाँ कोई भी जो है पशु नहीं चल सकता सिवाय ऊंट के। तो आप रेगिस्तान का राजा का कहलाता है ऊंट, और इसके संरक्षण की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये आपका राजकीय पशु किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 2014 में। तो राजस्थान में जो है राजकीय पशु ऊंट को कब बनाया गया, कौन से सन में? 2014 में। बहुत पुराना डेटा नहीं है, अभी हाल ही में बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। देश के लगभग
85% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं और इसके बाद गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं तो राजस्थान में। नंबर 2 की बात करेगा तो कौन सा स्टेट आता है, ये आ जाता है गुजरात। देन उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में आता है हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो करीब 85%, 100 में से 85 ऊंट आपके, या 85% जो ऊंट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सभी के सब राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी कुछ और बातें हैं जिनको कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान की आपकी राजधानी क्या हो जाती है, सभी को पता है कि इसकी राजधानी है जयपुर। ठीक है, यहाँ पे हम राजस्थान से संबंधित कुछ स्पेशल जानकारी ले लेते हैं, राजस्थान स्पेशल। ठीक है, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, इसी के साथ में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे आपके राज्यपाल कौन है। ठीक है, इतना तो हमें देखना ही है। ठीक है, तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपकी राजधानी हो जाती है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राज्यपाल की तो ये हो जाते हैं कलराज मिश्र, कलराज मिश्रा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक आपका जो डांस है, ठीक है, यहाँ का पारंपरिक नृत्य जो हम कहते हैं वो क्या, कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका घूमर। कौन सा है, घूमर। ठीक है, घूमर वाला सॉन्ग भी आया था। ठीक है, आपकी एक मूवी आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण ने जो है इससे रिलेटेड डांस किया था, घूमर सॉन्ग पे डांस किया था। तो ये इसका वहाँ का पारंपरिक नृत्य कहलाता है, फोक डांस कहलाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, राज्य पशु कौन सा है, तो राज्य पशु मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि कौन सा है, ये है आपका ऊंट। लेकिन इसके अलावा एक और है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है चिंकारा। ठीक है, क्या हो जाता है, चिंकारा। एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। ठीक है, पेड़ पूछा जाए कि राजकीय पेड़ कौन सा है। ठीक है, यहाँ का राजकीय पेड़ कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खेजरी। ठीक है, क्या नाम हो जाता है, खेजरी। चलिए, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपके राजस्थान से संबंधित थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, अभी हाल ही में भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 जो है वो आयोजित की गई है। और ये आपकी कब की है, ये है कहाँ आयोजित की गई है, ये आयोजित की गई है आगरा में। ठीक है, तो भारत और अमेरिका की, यहाँ पे दो फैक्ट्स बनेंगे, कौन सा देश है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में 19वां सैन्य सहयोग बैठक आयोजित किया या फिर उसमें भाग लिया। तो कौन से देश के साथ में भाग लिया है, ये हो जाता है आपका अमेरिका, जिसको कि अभी हम रशिया का दुश्मन भी कहते हैं। और इसके साथ में जो भारत की आपकी जो भी आपके रिलेशंस बन रहे हैं वो थोड़े से जो है डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, क्योंकि भारत रसिया और यूक्रेन के मुद्दे में न्यूट्रल बना हुआ है। ना वो रशिया के साथ जा रहा है, ना वो यूक्रेन के साथ जा रहा है, ना वो नाटो के साथ में जा रहा है। तो इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि जो आपका अमेरिका है वो क्या है, थोड़ा सा नाराज है हमारे भारत से। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी अभी आपका हाल ही में 19वां सैन्य सहयोग बैठक आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, याद कर लीजिए। कौन सा देश, कौन सा जगह है, ये है आपका आगरा। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये है आपका 19वां संस्करण। कहाँ पे आयोजित किया गया, आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं या कौन कौन सी अभ्यास होते हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो एक तो आपका हो गया युद्ध अभ्यास। ठीक है, कौन सा है? युद्ध अभ्यास। दूसरा आता है आपका वज्र प्रहार। वज्र प्रहार, ठीक है, दोनों ही आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा एक आता है आपका रेड फ्लैग। ठीक है, रेड फ्लैग। ये तीनों ही एक्सरसाइज हैं जो कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास किए जाते हैं। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और रेड फ्लैग। इसके अलावा आपकी 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको कि हम क्वाड कंट्रीज भी कहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इन चारों के बीच में भी आपका एक सैन्य अभ्यास होता है जिसमें भारत और अमेरिका एक साथ आते हैं और उस युद्ध का नाम है मालाबार अभ्यास। ठीक है, उस अभ्यास का नाम है मालाबार अभ्यास। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका की बात करें तो 3 हो जाएंगे, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और रेड फ्लैग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। सेशन को दोस्तों लाइक करते चलिएगा, ठीक है, और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक, चलिए, इसके अलावा कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। क्लियर? और चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। अभी हाल ही में आपकी रैंकिंग आई है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है तो वो यही सेक्शन होता है कि भाई हमें अलग अलग जगहों की अलग अलग रिपोर्ट की रैंकिंग याद करनी पड़ती है। तो इन सभी की रैंकिंग की मैं आपको एक लिस्ट भी लेकर के आऊंगी, लेकिन फिलहाल करंट अफेयर्स में हम क्या देख रहे हैं, आज के सेशन में हम देखेंगे कि नई रैंकिंग कौन सी आई है। तो अभी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स आया है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग आई है और इसमें 2021 की रैंकिंग है। भारत के स्थान की बात करें तो इसका स्थान कौन सा है? इसका स्थान है 120वां। पिछले साल इसका स्थान 117 था, लेकिन अब ये बढ़ करके क्या हो गया? 120 हो गया। कितने देशों में से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने देशों में से रैंकिंग हुई है, तो ये रैंकिंग हुई है आपकी 165 देशों में और भारत की रैंक कितनी है? 120 रैंक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं, कितने मानदंडों को यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपके कितने हैं? ये आपके टोटल 17 गोल्स होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सतत विकास रिपोर्ट 2021 या फिर सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन से स्थान पे रखा गया है? 120वें स्थान पे रखा गया है। पिछले साल भारत की रैंक क्या थी? 117 सूचकांक थी, जो कि 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। 17 विकास लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा करना होता है, जिन पे खरा उतरना होता है, तभी आपके देश की प्रगति को पता लग सकता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपके जो देश की इनकम है वो कैसी है, इन्वायरमेंट से लेकर के आप क्या काम कर रहे हैं, आपके देश का पोल्यूशन कितना है, पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, या फिर आप ग्रीनरी को लेकर के कितने इफेक्ट्स कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। तो ये सभी आपके अलग अलग विकास के लक्ष्य हैं जिनके ऊपर मानदंड बनाए जाते हैं और भारत को उनके लिए मापा जाता है या अलग अलग देशों को मापा जाता है। इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाया गया था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कौन से टारगेट ईयर क्या है? हमने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है, लेकिन उसके लिए कोई टारगेट भी तो होगा। मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई आपको ये इतने सारे क्वेश्चंस को लर्न करना है, आपको 50 क्वेश्चन मैंने बोल दिए कि लर्न करना है, तो आप ये भी तो पूछेंगे मैम ये 50 क्वेश्चन कितनी देर में करने हैं? 15 मिनट में, 10 मिनट में, 50 मिनट में, 50 दिन में, है ना? तो 50 साल में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना टारगेट आपका दिया गया है। तो टारगेट यहाँ पे क्या है? 2030 का एजेंडा है, 2030 तक आपको इन लक्ष्यों को पूरा करना है।
अच्छा, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत अगर 120वें नंबर पे है तो पहले नंबर पे कौन सा देश है जिसने पूरा किया है, दूसरे नंबर पे कौन सा देश है। एटलीस्ट टॉप 3 तो आपको पता होने ही चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 5 देश, शीर्ष के 5 देश जो कि सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में जो है वो पहले 5 नंबर पे आए हैं। तो नंबर 1 पे आपका कौन सा देश है, फिनलैंड है। इससे पहले 2020 में भी कौन सा देश था, फिनलैंड ही था। सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है स्वीडन, थर्ड नंबर पे आता है डेनमार्क, फोर्थ नंबर पे आता है जर्मनी और 5वें नंबर पे आता है कौन सा देश, बेल्जियम। क्लियर है, याद हो जाएगा। FSD-GB, ठीक है, सिंपल सी है, सिंपल से आप इसको शॉर्ट में भी लर्न कर सकते हो, FSD-GB, ठीक है। F से कौन सा हो जाएगा, F से हो जाएगा आपका फिनलैंड, फ्रांस नहीं रही, याद कर लीजिएगा। F से फिनलैंड, S से स्वीडन, D से डेनमार्क, ठीक है, G से जर्मनी और B से बेल्जियम। क्लियर, इजी है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल के न्यूज में मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि अभी आपका फिलहाल में ISSF की शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप क्या होता है ये, इसमें आपके वर्ल्ड कप होता है जो कि शूटिंग के खेल जिसमें खेले जाते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई 10 मीटर पिस्टल रेंज में आपके एक पुरुष वर्ग में सौरभ चौधरी नाम के व्यक्ति हैं जिनको कि कौन सा मेडल मिला है, जिनको कि मिला है स्वर्ण पदक, ठीक है। कौन सा मेडल मिला है, स्वर्ण पदक। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि सौरभ चौधरी अगर आपके पुरुष वर्ग में हो गए, मेल में हो गए, तो फीमेल कैटेगरी में यानी कि महिला वर्ग में किसे पदक मिला और कौन सा पदक मिला, तो ये मिला ईशा सिंह को, ठीक है। और ईशा सिंह को कौन सा पदक मिला था, ये मिला था इन्हें रजत पदक, ठीक है। कौन सा पदक मिला, रजत पदक। तो ये दो फैक्ट्स तो मैं आपको कल की क्लास में करा चुकी हूँ, लेकिन इसके अलावा अभी आपका गेम खत्म नहीं हुआ, अभी एक कंटिन्यू है और आज इंडिया ने एक और मेडल अपने नाम किया है। और अगेन ये आपका जो है 10 मीटर पिस्टल का है, लेकिन ये आपका टीम के लिए दिया गया है और इसमें भी भारत को जो है एक गौरव करने वाली बात है और इसको स्वर्ण पदक मिला है और भारत नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है। भारत इस कैटेगरी में इस वर्ल्ड कप में नंबर 1 पे है। तो ISSF विश्व कप 2022 में श्री निवेथा, ईशा, रुचिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही गर्वान्वित होने वाली बात है हमारे देश के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ पे किया जा रहा है, तो ISSF का आयोजन हो रहा है मिस्र काहिरा में, ठीक है। इसके अलावा भारत में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत समेत पदकों के साथ में पदक तालिका पर कौन से नंबर पर है, शीर्ष नंबर पे है, ठीक है। तो 2 स्वर्ण कौन कौन से हो गए, सौरभ चौधरी को जो मिला है, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, सौरभ चौधरी वाला स्वर्ण पदक, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, ये जो टीम को मिला है ये, और रजत पदक कौन सा हो गया, ईशा सिंह वाला हो गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम जान लेते हैं थोड़ी सी बातें ISSF के बारे में, ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप, ठीक, इसका गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ISSF का गठन आपका कब हुआ। ये हुआ था आपका 1907 में, ठीक है। कौन से वर्ष में इसका गठन हुआ है, 1907 में, ठीक। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ISSF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आखिर इसमें कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, कितने सदस्य देश हैं, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। और साथ ही में आपको यहाँ पे बताना होगा कि इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या नाम है। चलिए देखते हैं जल्दी से, ठीक है। अगर हम बात करें गठन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1907 में। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ISSF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है म्यूनिक, जर्मनी, म्यूनिक, जर्मनी, ठीक।
इसके अलावा सदस्य कितने हैं, तो 150 सदस्य हैं। और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन, नहीं है यहाँ पर है लिसिन, ठीक है, व्लादिमीर लिसिन, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, कि व्लादिमीर पुतिन को लगा के चले आए आप ISSF के प्रेसिडेंट, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के प्रेसिडेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन पूछा जाए यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है व्लोदोमोर जेलेंस्की, व्लोदोमोर जेलेंस्की, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ISSF के प्रेसिडेंट व्लादिमीर लिसिन, ठीक है। याद हो जाएगा, कनेक्ट कर लीजिए, याद हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है कि हेरत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, हेरत महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। क्या होता है हेरत महोत्सव, हेरत महोत्सव आपका एक तरह का शिवरात्रि है, आप कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडित जो शिवरात्रि मनाते हैं वो आपका जो है क्या कहलाता है, हेरत महोत्सव कहलाता है। अभी हाल ही में इस महोत्सव को जो है सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे, ये शिवरात्रि के कह सकते हैं द शिवरात्रि ऑफ कश्मीरी पंडित, ठीक है। तो 2022 का हेरत महोत्सव 20 फरवरी को मनाया गया था, ठीक है, ये 20 नहीं, आई थिंक 28 फरवरी होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक। और कश्मीरी पंडित हिंदू देवताओं के सम्मान में अखरोट बांटकर ये त्योहार मनाते हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल हैं जिनको कि यहाँ पे मनाया जाता है। एक आता है आपका हेमिस त्योहार या हेमिस फेस्टिवल, ठीक है, कौन सा है, हेमिस फेस्टिवल, ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे आपका हेमिस नेशनल पार्क भी है, उसी से याद कर लीजिए, हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इसके अलावा एक आता है आपका ट्यूलिप गार्डन, एक क्वेश्चन कुछ समय पहले जो है आपका पूछा गया था RO के एग्जाम में, और उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अभी फिलहाल उत्तराखंड में भी आपका एक ट्यूलिप गार्डन बना है जो विश्व का सबसे बड़ा जो है ट्यूलिप गार्डन कहला रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आपका कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी आपका कहाँ पे मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप आपका एक तरह का जो है वो क्या होता है, एक फूल होता है, ठीक है। ट्यूलिप आपका क्या है, एक फूल है जिसको कि मनाया फूल है और ये आपका एक गार्डन है। पूरा ट्यूलिप आपका कहाँ पाया जाता है, वो आपका पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर के एरिया में पाया जाता है या ठंडी जगहों में पाया जाता है, इस वजह से इसको यहाँ पे हम ट्यूलिप त्योहार भी मनाते हैं। इसके अलावा आपके और शिकारा फेस्टिवल है, ठीक है। शिकारा सभी को पता है, जम्मू कश्मीर की वादियों में डल लेक में शिकारा बोट चलती है, तो शिकारा फेस्टिवल आपका कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा आपका एक गुरेज फेस्टिवल है, ठीक है, क्या नाम है, गुरेज, ठीक, गुरेज फेस्टिवल, ये भी कहाँ पे हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। इसके अलावा आपके और भी फेस्टिवल हैं जैसे लोसर, दोसमोचे, ठीक है, लोसर भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लोसर फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा है आपका दोसमोचे, दोसमोचे फेस्टिवल, ठीक। और भी आपके फेस्टिवल हैं जैसे कि माथो नागरंग और सिंधु दर्शन फेस्टिवल, माथो नागरंग और सिंधु नदी, सभी को पता है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल उसके नाम पर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे फेस्टिवल्स, मैंने आपको सभी फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के याद करा दिए हैं। तो इस तरह से आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको जो मिला सीधे सीधे आपने पढ़ लिया, उसको रिलेट करिए, उसको पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। जीके आपकी यहीं से पूरी तरह से तैयार हो जाती है करंट अगर आप पढ़ते रहते हैं
तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, सभी को पता है दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के बारे में। तो ये आपका है क्या, इस बार है आपका 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, जो कि कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा वियतनाम में। ठीक है, कहां पे आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। याद रखिएगा 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, ठीक है, जिसको हम साउथ ईस्ट एशियन गेम्स भी कहते हैं। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, या फिर शॉर्ट में हम इसे सी गेम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसे हम सी गेम्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ पे हो रहा है? हनोई में यहाँ पे जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसका मोटो क्या है? इस बार के अगर हम मोटो की बात करते हैं, इसका मोटो है एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ये इसका मोटो है, और कहाँ पे होगा? हनोई, वियतनाम में। इसके अलावा आपसे अगर हम साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की बात करते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सदस्य देश कितने हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये हो जाएगा 11। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपके 2029 तक के गेम्स बता दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 2023 की बात करें, ये तो आपका 2021 का है। 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? कंबोडिया के नोम पेन में। ठीक है, कहाँ पे किए जाएंगे? कंबोडिया के नोम पेन में आयोजित किए जाएंगे। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम 2023 के बाद में 2025 में कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, फिर 2027, ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको हर तरह से तैयार रहना है। ठीक है, 2027 का कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया। फिर अगर पूछा जाए 2029 का कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लाओस। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? लाओस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मैं इधर पे आपको क्लियरली लिख दे रही हूँ जिससे आप एक साथ में याद कर सके। ठीक है, ये है आपका 2023 का, 2025 का, 2021 का, 2027 का, 2029 का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग और याद कर लीजिए, अपनी टेबल पे लगा लीजिए सामने, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, 2021 कहाँ पे बताया? हनोई। ठीक है, हनोई कहाँ पर है? वियतनाम में है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? वियतनाम। और ये है आपका 31वां संस्करण। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 31वां सी गेम्स। ठीक, 32वां कब होगा? 2023 में होगा। 33वां कब होगा? 2025 में होगा। 34वां कब होगा? 2037 में। और 35वां 2029 में। ठीक है, 2023 क्या बताया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ में लिखते चलिए। ठीक है, कौन सा देश हो जाएगा? नोम पेन, नोम पेन कंबोडिया, नोम पेन कंबोडिया। ठीक है, 2025 की बात करें तो बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, इसके अलावा 2027 की बात करें तो कौन सा देश है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और 2029 की बात करेंगे तो ये हो जाता है लाओस। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आया तो 1 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं, तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा आपका देश है जिसने कि 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? चीन। और कौन से रॉकेट से छोड़ा है? लॉन्ग मार्च 8 से।
ठीक है, बात कर लेते हैं चीन की। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाती है? बीजिंग हो जाएगी। यहाँ पे करेंसी कौन सी है? रेन मिनबी है। और यहाँ पे आपके राष्ट्रपति कौन है? ये हैं शी जिनपिंग। ठीक है, कौन है? शी जिनपिंग, याद कर लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, और लॉन्ग मार्च 8 ने क्या छोड़ा, क्या है, कितने रॉकेट का, मतलब इस रॉकेट ने कितने उपग्रह छोड़े हैं? ये हैं आपके 22, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, दीपक धर, प्रोफेसर दीपक धर, जो कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जिन्होंने पढ़ाई करी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जिन्होंने विज्ञान में स्नातक किया है, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और ये पहले भारतीय बने हैं जिनको कि बोल्ट्जमैन मेडल से के लिए चुना गया है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दीपक धर फर्स्ट इंडिया टू बी कन्फर्ड विद बोल्ट्जमैन मेडल। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? इनका नाम है दीपक धर। ये आपके एक भौतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, जिन्होंने कहाँ से आपकी एजुकेशन प्राप्त की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया और आईआईटी कानपुर से इन्होंने परास्नातक किया। साथ ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भी एक मिसाल बन गए हैं कि वो भी क्या कर सकें, वो भी अपना नाम इसी तरह से रोशन कर सके। तो आप भी इनकी तरह अपना नाम रोशन करिए, सिलेक्शन लीजिए, कुछ बन के दिखाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान खुश होता है आपके पूरे जीवन में तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं, और दूसरे नंबर पे जो खुश होता है वो हम जैसे आपके टीचर्स होते हैं जो आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको इन दोनों लोगों को खुश करना है, जो आपके पेरेंट्स हैं और आपके टीचर्स हैं, तो आपको सिलेक्शन लेना ही होगा, उनकी मेहनत को सफल करना ही होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान पे रखते हुए पढ़ाई करिए तो आपका सिलेक्शन जरूर से हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं अगेन रूस और यूक्रेन के बीच में चलने वाले युद्ध के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं तो दूसरी तरफ हमारे व्लादिमीर पुतिन हैं, और दोनों ने ठान ली है कि हम यूक्रेन को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। रूस ने भी कह दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक हम यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर लेते तब तक हम यूक्रेन को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ज़ेलेंस्की ने भी कमर कस ली है कि भाई हम भी अपना देश नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनके महायुद्ध में क्या क्या मोड़ आए हैं, मिसाइलों पे मिसाइलें दागी जा रही हैं रूस के द्वारा, हमारे भारतीय छात्र भी सुरक्षित नहीं है। और अभी हाल ही में आपकी हुई है क्वाड कंट्रीज की मीटिंग, जिसमें कि रूस ने ये चाहा कि भारत जो है वो हमारी तरफ जो है सपोर्ट करे, हमें जो है एक तरह से सपोर्ट करे, लेकिन यूक्रेन भी यही उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत जो है वो यूक्रेन को जो है मदद करे। और यूक्रेन ने साफ साफ खुल के कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत हमारी तरफ जो है वो आगे बढ़े और हमें मदद दे, लेकिन भारत भी क्या है, एक दुविधा में फंसा हुआ है और वो किसी की तरफ नहीं जा रहा है और एक न्यूट्रल जो है न्यूट्रल स्थिति बनाए रखा है। तो अभी हाल ही में आपकी हुई है क्वाड देशों की मीटिंग, जिसमें कि भारत की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो क्या है भारत की स्थिति या भारत किसकी तरफ जाएगा, ये सभी कुछ अभी देखने के लिए बचा हुआ है। तो क्वाड कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल से बना है वर्ड क्वाड, और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4। और इस 4 में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इन चारों में आपकी कंट्रीज आती हैं, एक तो हो गया आपका भारत, ठीक है, एक कौन सा देश हो गया आपका, ये है भारत, ठीक है, एक तरफ है आपका अमेरिका, एक तरफ है आपका जापान, और एक तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बाकी के तीनों देशों की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अगर हम बात करते हैं बाकी के तीनों देशों की, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जापान की, ऑस्ट्रेलिया की और अमेरिका की, तो ये तीनों ही जो है फिनेंशियली रूप से या फिर इकोनॉमिक तरह रूप से जो है बैन कर चुके हैं रशिया को, लेकिन फिर भी अभी भी जो भारत है वो अपना स्टैंड नहीं ले रहा है और भारत एक तरह से
इनडायरेक्टली जो है वो रूस को क्या कर रहा है, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुल के वो भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत को ने अगर रूस को क्या किया, सपोर्ट किया, तो उसे जो है नाटो देशों को नाराज करना पड़ेगा, या फिर जो नाटो देशों को लीड कर रहा है यानी कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका को उसको क्या करना पड़ेगा, नाराज करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम क्वाड कंट्रीज की मीटिंग जो हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है। ये क्या है, एक आपका सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी कि इसको जब इसका गठन हुआ तो इसका उद्देश्य रखा गया कि हम आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को का संरक्षण करेंगे, एक दूसरे को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, वो था इंडो पैसिफिक रीजन को, बेसिकली हम कौन से रीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को यहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में हम क्या करेंगे, आपस में अपने देशों को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा इनका नाम क्वाड्रिलेटरल क्यों पड़ा, कभी आपने सोचा है क्यों पड़ा? क्योंकि अगर हम मैप देखें तो मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, जापान कहाँ है, यहाँ है, और यूएसए कहाँ पर है, यहाँ है। और अगर हम इन चारों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बना लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक तरह का चतुर्भुज, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्वाड देश। कब इसका गठन हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि कब इसका गठन हुआ, तो क्वाड देशों का जो आपका गठन हुआ था ये हुआ था 2007 में। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, ये हुआ था आपका वर्ष 2007 में, लेकिन कुछ चीज़ों के चलते, कुछ विवादों के चलते इसका बहुत समय तक ये नहीं चल पाया, 2008 में इसको खत्म होना पड़ा। फिर इसके बाद में अगेन इसका ये जो है पुनर्जीवित हुआ, कौन से सन में, ये हुआ था आपका 2017 में इसका पुनर्जीवन हुआ, और ये एक साथ फिर से ये चारों देश आकर के खड़े हो गए। बेसिकली इसका मोटिव ये था कि हम आपस में एक दूसरे को रक्षा करेंगे, और इनको कहा जा सकता है कि ये चाइना का को काउंटर करने के लिए इन सभी को जो है एक साथ आपस में आना पड़ा था। ठीक है, तो ये अभी आपकी फिलहाल में क्वाड कंट्रीज की मीटिंग हुई है, जिसमें कि जितने भी आपके तीनों देश हैं इंडिया को छोड़ करके, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या यूएसए हो, इन तीनों ने मुद्दा उठाया कि रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका क्या करना चाहिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जियोपॉलिटिकल जो है एक रवैया अपनाया, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमें पहले तो ये चारों, इन तीनों से कहा कि आप हमें ये बताइए कि हम चारों का उद्देश्य क्या है, हम क्वाड कंट्रीज का सम्मेलन क्यों कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या था कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को ध्यान में रखेंगे, मतलब यानी कि जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, अगर उनको कोई नुकसान होता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या रशिया इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, क्या यूक्रेन इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे हमें उसकी बात ही नहीं करनी है। अगर आपको कुछ और बात करनी है, कुछ प्रोग्रेस से रिलेटेड या फिर उन्नति से रिलेटेड, प्रगति को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को लेके, या जो अभी कोविड-19 की बीमारी चलती जा रही है उसको लेकर के अगर आपको कुछ बात करनी है तो करिए, नहीं तो यहीं पे सम्मेलन को खत्म करिए। तो इसके चलते यहाँ पे कुछ भी जो है एक तरह से नहीं निकला। ठीक है, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि भारत ने ऐसा जो है रवैया अपनाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम रशिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो तीनों देशों ने कहा ठीक है भाई, अगर रशिया यूक्रेन पे बात नहीं करनी है तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी मेन मुद्दा तो हमारा वही है। ठीक है, तो इसके चलते अब हुआ क्या है कि भारत तो एक इस तरह का रवैया अपना रहा है कि ना वो अमेरिका की तरफ है, ना वो रूस की तरफ है, ना वो यूक्रेन की तरफ है। लेकिन इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर भारत को जो है इन सभी से सपोर्ट मिलना बंद हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमारे पॉलिटिक्स को जो है एक तरह से अफेक्ट करेंगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक तरह का एक नज़रिया है जो कि आपको जो है देखने को मिल सकता है, या फिर आपके अगर मेंस एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, अगर आपसे को लिखने को आया तो आप इस तरह से वहाँ पे लिख सकते हैं, या आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। कुछ और अपडेट्स, कुछ और करंट अफेयर्स, कुछ और ट्रिक्स लेकर के मैं फिर से आऊँगी आप सभी के बीच में, आप सभी के
का विश्वास चाहिए मुझे। इसके लिए सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल का नाम है आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन एंड स्टे हेल्दी। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और जल्द से जल्द सिलेक्शन ले लें। हैव अ नाइस डे।